मतलब आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आपने यूके ही क्यों चूज किया, कनाडा क्यों नहीं गए? तो जितना भी अमाउंट मेंशन है वो आपको पूरा का पूरा किसी ना किसी तरीके से दिखाना है। आपका स्टूडेंट वीजा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है आगे का? हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तुम इन इंग्लैंड। मैं हूं गौरव। मैं हूँ अभी। तो भाई आज की वीडियो जो है वो हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि अभी देखो सितंबर इनटेक आ रहा है, जनवरी इनटेक की एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो हमने सोचा एक ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं जिसकी वजह से आपके जो स्टूडेंट वीज़ा है उसके रिजेक्शन हो सकते हैं। कुछ ही पॉइंट्स हैं। रिजेक्शन के जो चांसेस होते हैं, हाँ। सो यू नीड टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स। अगर ये मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हो तो उस केसेस में क्या होता है, आपका वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपने ध्यान नहीं दिया तो रिजेक्शन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। और इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फोकस करना सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर, और जब भी आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो फाइल करो तो इन चीज़ों को दोबारा से एक बार देख लेना अच्छे और से। अच्छे से ध्यान में रखना। तो सबसे पहला कौन सा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है जो आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए, वो है लैक ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स इन योर बैंक अकाउंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो अगर आपके पास कैश लेटर भी आ गया यूनिवर्सिटी से, लेकिन आप सफिशिएंट फंड्स शो नहीं कर पाए जो वीज़ा एप्लीकेशन है उस टाइम पे, तो आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। मान लो जो भी आपने पैसे दिखाने अपने बैंक अकाउंट में वो 30 डेज या 28 डेज तक पड़े होने चाहिए बैंक अकाउंट में। तो जितने भी आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो 30 डेज से ओल्ड नहीं होने चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितने भी आप बैंक स्टेटमेंट सबमिट कर रहे हो या फिर अगर आप एफडी दिखा रहे हो एज फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, वो एफडी का जो लेटर बन के आता है बैंक से, वो भी 30 डेज से पुराना नहीं होना चाहिए। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हो वो 30 डेज से पुराने नहीं होने चाहिए। और जो भी आप पैसे शो कर रहे हो वो एटलीस्ट 28 डेज से आपके बैंक अकाउंट में पड़े होने चाहिए। उसी के साथ साथ जितनी भी आपकी लिविंग कॉस्ट है, जो भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मेंशन है, लंदन वाली जो लिविंग कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, आउटसाइड लंदन थोड़ी सी कम होती है। तो जितना भी अमाउंट मेंशन है वो आपको पूरा का पूरा किसी ना किसी तरीके से दिखाना है, या तो इन द फॉर्म ऑफ एफडीज या फिर बैंक अकाउंट में आपके पैसे पड़े होने चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि उससे कम नहीं होने चाहिए। और उसी के साथ साथ आपको ये भी शो करना पड़ेगा कि आप अपनी फीस कैसे पे करने वाले हो। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने की फ़ीस पे करके आपने सोचा अरे वहाँ जाके कमा के फिर फीस पे करेंगे, ऐसा नहीं होता। इवन इफ आप यहाँ पे आके पे करने वाले हो कमा के, लेकिन आपको इंडिया से ही दिखाना पड़ेगा कि आपके पास सफिशिएंट फीस है और सफिशिएंट लिविंग कॉस्ट है। मतलब 6 महीने की फीस अगर दी है तो बाकी के 6 महीने की आपको दिखानी पड़ेगी एटलीस्ट। हाँ। वो बात की बात है कि आप यहाँ पे आके पे कर दो, जैसे भी कर दो। सेकंड जो सबसे मेन रीजन होता है वो होता है इनकरेक्ट या फिर फॉल्स डॉक्यूमेंट शो करना। यार आजकल काफ़ी सारे जो यूनिवर्सिटीज़ है वो स्ट्रिक्ट हो गई हैं। पहले के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने इलीगल डॉक्यूमेंट्स, फेक डिग्रीज दिखा के यहाँ पे एडमिशन लिया है। तो हम ये नहीं बोल रहे कि आप भी ऐसा करने वाले हो, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है ना, उसको 2-3 बार हमेशा चेक करो कि भाई वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, लेटर हेड पे है, कोई भी जो स्टैंप लगी हुई है वो जेन्युइन स्टैंप है, तो असली रियल डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो। अगर कोई फॉल्स या फिर फेक डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे या फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे, उसमें भी चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं वीज़ा रिजेक्शन के। और उसके साथ साथ करेक्ट फॉर्मेट में भी होने चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स। अगर आपकी जो डिग्रीज है वो अगर किसी और लैंग्वेज में है तो आपको मेक श्योर करना है उसकी एक ट्रांसक्रिप्ट बन जाती है, इंग्लिश ट्रांसक्रिप्ट बन जाती है, वो आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। तो जब आप सबमिट कर रहे हो तो उस फॉर्मेट में सबमिट करना है। हाँ, तो जब आप सबमिट करते हो तो उस पर लिखा होता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे या स्टूडेंट वीज़ा की वेबसाइट पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, किस फॉर्मेट में जाने चाहिए वो। तो वो सारी चीज़ें आप रिसर्च करके अच्छे से सही डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करो, ताकि वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस जो है वो कम क्या वो हो ही ना, बिल्कुल भी 0% होने चाहिए। हम तो यही चाहते हैं। सो थर्ड पॉइंट के बारे में आप बात कर लेते हैं। तो जो थर्ड पॉइंट है वो है इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग टू योर होम कंट्री। कई बार क्या होता है जब आपका वीज़ा प्रोसेस में इंटरव्यू होता है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो भी अप्लाई कर रहा है कि क्या आप वापस आना चाहते हो या फिर स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपका क्या प्लान है। तो इस वे से ये जो क्वेश्चन है वो मोल्ड करके पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको इंटेंशन दिखानी है कि हाँ मैं पढ़ाई कंप्लीट करके वापस आऊँगा।
करूंगा। हाँ आपको ये नहीं बोलना कि नहीं नहीं मुझे किसी ना किसी तरह वहां पे ही सेटल होना है। हाँ, ऐसे नहीं, वी शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान इन योर होम कंट्री। मतलब Exactly. ये है कि आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप बोलोगे भाई PSW पे मैं थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस ले लूंगा, देन आई विल कम बैक एंड आई विल डू अ जॉब हेयर। जो भी आपका मतलब वापस आने का आपको प्लान उनको बताना है। हमेशा दिमाग में आपके होना चाहिए कि वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद PSW पे एक्सपीरियंस लेने के बाद यू विल कम बैक टू योर होम कंट्री, अनलेस ऑब्वियसली आपको वीजा मिल जाए, वो आगे की बात है। वो आगे की बात है। हाँ, लेकिन वीजा प्रोसेस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्विंस द वीजा ऑफिसर कि आपकी इंटेंशन क्या है। आपकी इंटेंशन है पढ़ाई करना। हाँ। ये स्टूडेंट वीजा है, ये वर्क वीजा नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इनएडिक्वेट लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल। तो इसमें क्या होता है यार, देखो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करती है। जब भी आप यहाँ पे कोई भी SOP बनाते हो तो वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे प्रोफेसर्स चेक करते हैं एक्चुअली में। अगर वो ये चेक कर रहे हैं कि भाई इसके तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, या कोई फॉर्मेट ही सही नहीं लिखा हुआ, या उसको पता ही नहीं है कि भाई स्टूडेंट को कि आगे करना क्या है, उसको बैकग्राउंड उसका कुछ और है, कोर्स कोई और अप्लाई कर रहा है, तो उसमें भी आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वीजा रिजेक्शन के साथ साथ मतलब यूनिवर्सिटी वाले आपको कैश ही नहीं देंगे। हाँ। अगर आपके LOR और SOP सही नहीं हुए हाँ। तो पहली बात तो कैश ही नहीं मिलेगा। सेकेंडली, अगर एक बार आपको कैश मिल गया, वो सारे डॉक्यूमेंट सही थे, उसके बाद एक वीजा इंटरव्यू अगर आपका आ गया तो उसमें भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती है और देखी जाती है। यार अल्टीमेटली यू आर कमिंग टू एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। ये Definitely. इसमें कोई ये क्वेश्चन नहीं है कि आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ये एक गिवन है कि आप अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में और ऊपर से वो भी स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी ही चाहिए। यहाँ की स्टडी भी यार इंग्लिश में है। आप सोचो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो यहाँ पे जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो उसमें इतना सारा लिखना होता है। उसके बाद यहाँ और पे आपका जो presentations प्रेजेंटेशन होती है, डिसर्टेशन होती है, डिसर्टेशन आपको पूरी थीसिस यहाँ पे बनानी है इतने सारे 10,000 वर्ड्स की, तो वो आप कैसे बनाओगे अगर कम्युनिकेशन स्किल्स सही नहीं है। तो अगर आप ऑनलाइन कोई भी डॉक्यूमेंट देखते हो, वहाँ से आप कोई भी डेटा लेते हो, उसको अपने वर्ड्स में लिखना होता है, तो वो वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा काम आती है। तो इसलिए इनएडिकेट लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, जिससे आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि वीज़ा इंटरव्यू की यहाँ पे बात चल रही है, तो एक और पॉइंट आ जाता है इनएबिलिटी टू प्रोवाइड कन्विंसिंग आंसर्स। मतलब वीज़ा इंटरव्यू आपका चल रहा है, वहाँ पे आप हेजिटेंट हो, वहाँ पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है बिल्कुल भी बात करने का। जो भी वो आपसे पूछ रहे हैं आप बिल्कुल अटक अटक के आंसर दे रहे हो क्योंकि आप प्रिपेयर करके नहीं आए। तो वीज़ा इंटरव्यू से पहले आपको काफ़ी सारी प्रिपरेशन उसकी करनी पड़ती है। ये देखना पड़ता है कि किस टाइप के आंसर जो हैं, किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो वहाँ पे पूछे जा सकते हैं, उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और आपको दिमाग में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वाई आई एम गोइंग टू दैट कंट्री, वाई आई एम डूइंग दैट कोर्स एंड वाई दैट कोर्स विल बी हेल्पफुल फॉर माई करियर। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वीज़ा इंटरव्यू में। तो यार स्टूडेंट वीज़ा की यहाँ पे बात चल रही है, तो हम ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहते हैं कि भाई अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हो तो अपनी एकोमोडेशन जो है वो इंडिया से ही या अपनी होम कंट्री से ही यहाँ पे बुक करके आओ। अब एकोमोडेशन की बात आती है तो एम्बर स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे सबसे टॉप स्टूडेंट एकोमोडेशन प्रोवाइडर है, जो कि आपको हर तरह की प्रॉपर्टी यहाँ पे उनके पास अवेलेबल है। 16,000 से भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। हर रेंज की है, सस्ती भी मिलेगी आपको, महंगी भी मिलेगी, डिपेंड करता है कि भाई कौन से टाइप की आपको फैसिलिटीज चाहिए स्टूडेंट एकोमोडेशन के अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना, आप अगर हमारे लिंक के थ्रू जाओगे तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और आपको अच्छे से वो लोग आपको बताएंगे भी सही कि भाई कौन सी आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए और कौन सी यूनिवर्सिटी के पास आपको मिलेगी या आपको सिटी सेंटर के पास चाहिए। तो यार फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो एकोमोडेशन पे डिपेंड करता है, डिफरेंट फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलती है। मेनली जो होता है आपको स्टूडेंट एकोमोडेशन के अंदर आपको एक पूरा अपना रूम मिलेगा जहाँ पे आपको बेड मिलेगा, टेबल मिलेगा, चेयर मिलेगा, साथ में लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ मिलती है आपको। यहाँ पे स्टूडेंट हॉल मिलता है जहाँ पे एक स्टूडेंट कल्चर पूरा होता है, काफ़ी सारे आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे, क्या पता अपनी यूनिवर्सिटीज़ के भी आपको मिल जाए। हर यूनिवर्सिटी के वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं। अगर आप कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी जा रहे हो बेसिकली तो कॉवेंट्री के पास जो भी एकोमोडेशन होगी वहाँ पे कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे। तो यार काफ़ी अच्छा एक ना माहौल सा बन जाता है और पढ़ाई में भी दिल लगता है फिर वहाँ पे। तो अगर आपको स्टूडेंट एकोमोडेशन यहाँ से बुक करनी है तो आप हमारे लिंक के थ्रू जा सकते हो। वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे डिस्काउंट भी मिलेगा और आपको एक अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी वहाँ पे आप बुक कर सकते हो। तो यू विल हैव वन लेस थिंग टू वरी अबाउट। यहाँ पे आने के बाद ढूंढोगे तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्लीज मेक श्योर यू चेक द लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन एंड बुक योर अकोमोडेशन। तो इसी के साथ अगला पॉइंट यह आ जाता है कि फेलियर टू एक्सप्लेन द रीजन व्हाई यू आर चूजिंग पर्टिकुलर कोर्स, यूनिवर्सिटी या फिर ये कंट्री। मतलब आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आपने यूके ही क्यों चूज किया, कनाडा क्यों नहीं गए, या ये कोई और। डेफिनेटली पूछा जाता है। मेरे को याद है जब मेरा वीजा इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा ही था कि यूके क्यों चूज कर रहे हो, इतनी सारी कंट्रीज है तो वाई यूके। हाँ,
तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा कि भाई क्यों आ रहे हो आप यूके, क्या रीज़न है आपका यहाँ पे आने का। आपको अपने करियर पे फोकस रह के वो चीज़ें बोलनी होती है कि भाई ये कोर्स जो है मुझे वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करेगा, इससे मुझे ये वाले स्किल्स सीखने को मिलेंगे जिसकी वजह से मैं होम कंट्री में अपनी यहाँ पे जॉब अच्छी ले सकता हूँ वहाँ पे एक्सपीरियंस लेने के बाद। कुछ ऐसे आपको आंसर जो है वो वहाँ पे प्रिपेयर करके जाने पड़ेंगे। मैं आपको वीज़ा के आंसर्स नहीं बता रहा यहाँ पे, मैं एक रीज़न दे रहा हूँ कि भाई ये रीज़न भी हो सकता है वीज़ा रिजेक्शन का, और स्पेशली कि भाई यूनिवर्सिटी क्यों ये वाली चूज़ करी है। हज़ारों यूनिवर्सिटी है यूके में, फिर यही वाली क्यों चूज़ करी है। तो आप ये भी देख सकते हो कि भाई यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करो, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, हाँ, उसके कोर्स की कितनी बेनिफिट है, या फिर आगे आपको ये सारी ना रिसर्च करनी चाहिए, नॉट जस्ट फॉर वीज़ा इंटरव्यू। ऑल्सो जब आप कोर्स जो है अपना सिलेक्ट भी कर रहे हो ना, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए और उस हिसाब से आप कोर्स और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हो। हमने काफ़ी बार ये चीज़ आपको समझाई है और वीज़ा इंटरव्यू में भी यही बोलना है। हाँ, और इसके बाद एक बहुत ही बड़ा एक ऐसा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, स्टूडेंट वीज़ा। मान लो जिस कंट्री में भी आप स्टूडेंट वीज़ा जो है वो अप्लाई कर रहे हो और उस कंट्री में आपने पहले भी कभी विजिटर वीज़ा लगा रखा है या टूरिस्ट वीज़ा लगा रखा है और वहाँ पे आप गए हो या फिर लॉन्ग टाइम तक आप वहाँ पे रहे हो। मान लो आपको 6 महीने की वीज़ा वैलिडिटी है और आप वहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा रहे हो, तो वो भी आपका स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्शन में बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। बेसिकली आपने वीज़ा के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो अगर फुलफिल नहीं करे किसी और वीज़ा पे, तो आपको स्टूडेंट वीज़ा अगर आप उसी कंट्री का अप्लाई करने वाले हो तो उसमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यार अभी तक तो हमने बात कर ली कि भाई ये रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका स्टूडेंट वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। और अब हम बात कर लेते हैं, मान लो कि अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है आगे का। तो यार अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है कि इस टाइम पीरियड के बाद ही आप नेक्स्ट स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सितंबर इनटेक में नहीं हुआ, रिफ्यूज़ल आ गया, तो आप जनवरी इनटेक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपील नहीं कर सकते यहाँ पे कि भाई रिजेक्ट हो गया आपका वीज़ा, तो आप अपील कर रहे हो कि भाई कुछ पैसे देके आपने अपील कर दी कि भाई ये गलती नहीं है, आप दोबारा से चेक कर लो। ऐसा नहीं होता, देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन, और वो क्या ऑप्शन है, री एप्लीकेशन। आपको दोबारा से अप्लाई ही करना पड़ेगा। अब अप्लाई करना है आपको, तो आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो अपनी इश्यूज। तो आपका जब स्टूडेंट वीज़ा यहाँ पे रिजेक्ट होता है तो आपको एक रिजेक्शन लेटर मिलता है। आपको उस रिजेक्शन लेटर को केयरफुली पढ़ो कि उसमें क्या रीज़न दिया हुआ है, किस वजह से रिजेक्ट हुआ है। और अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो आप देखो कि भाई 28 डेज तक आपने पैसे दिखाए हैं, कम तो नहीं दिखाए, या रीज़न हो फिर सकता है पुरानी स्टेटमेंट्स तो नहीं लगा दी। तो वो जो रिजेक्शन लेटर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। उसमें जो जो रीज़न लिखा हुआ है उस रीज़न को रेक्टिफाई करके अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन में आपको सही से अप्लाई करना होता है। अगर फाइनेंशियल रीज़न की वजह से है तो अपने सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सही करके दोबारा अप्लाई कर दो। या फिर ये भी रीज़न हो सकता है कि भाई आपने सही से नहीं बताया कि मैं वापस होम कंट्री में आऊँगा कि नहीं आऊँगा, आपके स्ट्रॉन्ग टाइज हैं कि नहीं आपकी होम कंट्री से। तो ये भी आपको अगले जो वीज़ा इंटरव्यू होगा दोबारा से जब अप्लाई करोगे तो उसमें आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। तो यार एंड की बात यही है कि भाई जब वीज़ा इंटरव्यू होता है तो उसमें क्लियर इन्फॉर्मेशन दो, क्लियर आंसर्स दो, कॉन्फिडेंस के साथ अपने आंसर्स दो वीज़ा ऑफिसर को, और बी ऑनेस्ट। यस, बी ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग, और हमेशा अच्छे से अपने आप को पोर्ट्रे करो वीज़ा ऑफिसर के सामने। यस, तो बेसिकली यार अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि भाई किन किन रीज़न से आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, और अगर हो भी गया तो उसके बाद आपको क्या करना है। तो होपफुली यार आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिल गई होगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो आने वाले हैं अभी सितंबर इनटेक में या फिर जनवरी इनटेक के लिए। तो यार होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को तो लाइक शेयर करना, फ्रेंड के साथ शेयर करो। जो भी अब्रॉड जाने वाला है स्टूडेंट वीज़ा पे उनके साथ आप शेयर करो सारी की सारी। और ये हर कंट्री के लिए वैलिड है, ये नहीं कि यूके के लिए वैलिड है, हर कंट्री के लिए वैलिड है। तो यार सब्सक्राइब करके जाना हमारे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में हमें बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके कोई और डाउट्स है वीज़ा रिजेक्शन को लेके तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।